12 मार्च 1993 मुंबई में एक के बाद एक 12 अलग अलग जगहों पे बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। 250 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है और 1400 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। महाराष्ट्र के सीएम रह चुके शरद पवार ने मुंबई में 13 बॉम्ब ब्लास्ट का जिक्र किया था। मुंबई पुलिस के मोस्ट वांटेड लिस्ट में आने के बाद दाऊद ईयर 1986 में इंडिया छोड़ के दुबई भाग जाता है और वहीं से अपने सारे ऑपरेशन ऑपरेट कर रहा होता है। मुंबई के दोंगरी में छोटे मोटे लूट, डकैती और फिरौती जैसे धंधे करते करते दाऊद एक दिन अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन बन जाता है। मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम कसकार का जन्म 26 दिसंबर 1955 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में होता है। दाऊद के पिता इब्राहिम कसकार मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। दाऊद तेमकार मोहल्ला जो दोंगरी का एरिया था वहीं रहता था। दोंगरी उस समय मुंबई का ऐसा इलाका था जहां लूटपाट, स्मगलिंग और गैंग कल्चर तेजी से बढ़ रहा था। दाऊद ने अहमद सेलर हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की, लेकिन कुछ ही समय बाद उसका पढ़ाई में मन न लगने के कारण उसने स्कूल छोड़ दिया और यहीं से दाऊद ने क्राइम की दुनिया में अपना पैर रख दिया। टीन एज में ही दाऊद ने चोरी, फ्रॉड और रॉबरी जैसे क्राइम करने शुरू कर दिए थे। दोंगरी दाऊद के नजरिए से बहुत ही अहम इलाका था क्योंकि दोंगरी मुंबई पोर्ट के पास ही पड़ता था। दोंगरी की गलियों में धीरे धीरे उसका नाम फेमस होने लगा। इसी दौरान उसका कांटेक्ट हुआ मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बड़े नामों से। पहले उसने लोकल गैंगस्टर वासु दादा के गैंग में काम किया, लेकिन दाऊद सिर्फ एक गैंग मेंबर बन के नहीं रहना चाहता था। साल 1970 के एंड तक उसने अपने बड़े भाई सबीर के साथ मिलकर अपनी खुद की एक अलग गैंग बना ली, लेकिन किस्मत ने दाऊद को एक बड़ा झटका दिया। दाऊद के राइवल पठान गैंग ने उसके बड़े भाई को मार दिया। भाई की मौत के बाद दाऊद और भी ज्यादा बेखौफ हो गया था और उसका एक ही गोल था, मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर राज करना। और फिर जन्म होता है डी कंपनी का। 1980 तक दाऊद ने गोल्ड स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, रियल एस्टेट और ड्रग ट्रैफिकिंग में अपना एम्पायर खड़ा कर लिया था। उसके नेटवर्क ने मुंबई से बाहर अपनी पहुंच बना ली थी। 1986 में मर्डर के एक केस में दाऊद मुंबई के मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ जाता है और 1986 में दाऊद मुंबई छोड़कर दुबई भाग जाता है। दुबई में रहकर उसने अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। दुबई में बैठे बैठे दाऊद ने डी कंपनी को इंटरनेशनली फैला दिया था। दाऊद का राइट हैंड छोटा राजन मुंबई में उसके बिजनेस को चला रहा था। दाऊद ने अपने बिजनेस को इतना फैला दिया था कि 1990 तक डी कंपनी में 5000 से ज्यादा नए लोग जुड़ चुके थे और हर साल हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीस के इलीगल बिजनेस होते रहे। दाऊद सिर्फ अब एक गैंगस्टर नहीं, वो अंडरवर्ल्ड का सीईओ बन चुका था। फिर आया साल 1993 और यहीं से दाऊद के लिए सब कुछ बदलने वाला था। 12 मार्च 1993 मुंबई में एक के बाद एक 12 पावरफुल बॉम्ब ब्लास्ट ने पूरे शहर को हिला दिया। 250 से ज्यादा लोगों की जानें गई और 1400 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। इन्वेस्टिगेशन के बाद एजेंसीज ने दाऊद और उसके नेटवर्क को इस अटैक का मास्टरमाइंड बताया। इस घटना के बाद दाऊद एक गैंगस्टर से एक टेरर मास्टरमाइंड बन गया। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दाऊद दुबई से भी गायब हो गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के कराची में जा छिपा और तब से लेकर आज तक उसकी लोकेशन एक मिस्ट्री बनी हुई है। कई सालों तक लोगों में ये बहस चलती रही कि मुंबई में 12 नहीं 13 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। क्या मुंबई में सच में 13 ब्लास्ट हुए थे या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल साजिश थी? उस वक्त के महाराष्ट्र के सीएम शरद पवार ने टेलीविजन पे अनाउंस किया था कि शहर में 13 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। बाद में उन्होंने श्री कृष्णा कमीशन के सामने खुलासा किया कि असल में 12 ब्लास्ट ही हुए थे। उन्होंने जानबूझकर एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया मस्जिद बुंदर का नाम लिया था ताकि लोगों को ये ना लगे कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया है और शहर में कम्युनल राइट्स ना भड़के। शरद पवार ने यह भी कबूल किया कि शुरुआत में पब्लिक को ये इंप्रेशन दिया गया था कि ब्लास्ट के पीछे श्रीलंकन मिलिटेंट ग्रुप LTTE का हाथ हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट तब तक इस बात की तरफ इशारा कर चुकी थी कि इस ब्लास्ट के पीछे मुंबई अंडरवर्ल्ड और डी कंपनी की साजिश थी। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दाऊद और उसके राइट हैंड छोटा राजन के बीच दरार आ चुकी थी। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे और मुंबई अंडरवर्ल्ड 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ दाऊद की डी कंपनी, दूसरी तरफ छोटा राजन का नेटवर्क। दोनों के बीच गैंग वॉर स्टार्ट हो गई और कई लोग मारे गए और पूरे मुंबई में दहशत का माहौल बन गया। साल 2003 में इंडिया के हाथ एक बहुत बड़ी कामयाबी लगी जब यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड नेशन ने दाऊद इब्राहिम को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। दाऊद पर आरोप था कि उसके लिंक्स अलकायदा और तालिबान जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहे हैं। यूएस की गवर्नमेंट ने उसके सर $25 मिलियन का इनाम अनाउंस किया। इंटरपोल ने भी उसके खिलाफ नोटिस जारी किए। दाऊद अब सिर्फ इंडिया का वांटेड क्रिमिनल नहीं था, वो इंटरनेशनल एजेंसीज की रडार पे आ चुका था।
दाऊद का असर सिर्फ अंडरवर्ल्ड तक सीमित नहीं था। 1980 और 90 के बीच दाऊद बॉलीवुड में एक बड़ा नाम बन चुका था। उस टाइम फिल्म इंडस्ट्रीज को बैंक आसानी से फंडिंग नहीं देती थी और इसी गैप का फायदा उठाकर अंडरवर्ल्ड ने बॉलीवुड में एंट्री करी। ऋषि कपूर ने अपने ऑटोबायोग्राफी में इस बात का जिक्र किया है कि वो 1988 और 89 में दाऊद से 2 बार मिल चुके हैं। फर्स्ट मीटिंग में दाऊद ने उन्हें अपने घर पर चाय के लिए बुलाया। वो ये भी कहते हैं कि दाऊद ने उन्हें चाय और बिस्किट सर्व किया। दाऊद ने उन्हें ये तक ऑफर किया, इफ यू नीड एनीथिंग एट ऑल, एनी मनी, एनीथिंग, जस्ट फील फ्री टू आस्क मी। पर ऋषि कपूर ने इस ऑफर को मना कर दिया। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम संजय दत्त के छोटा शकील के साथ लिंक्स होने और इलीगल वेपन रखने के केस में गिरफ्तार कर लिया। दिलीप कुमार, अमजद खान, अनिल कपूर और भी कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम दाऊद से लिंक में सामने आए। लेकिन बॉलीवुड और दाऊद के कनेक्शन की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल कहानी राम तेरी गंगा मैली एक्ट्रेस मंदाकिनी के साथ जुड़ी। मंदाकिनी और दाऊद की तस्वीरें और उनकी रिलेशनशिप की बातें मीडिया में आने लगी। 1985 में आई मूवी राम तेरी गंगा मैली के लिए दाऊद ने पर्सनली राज कपूर से मंदाकिनी को कास्ट करने को कहा। एक्स मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिस धनुष कोडी शिवानंदा के इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि सत्या और कंपनी जैसी मूवी को बनाने के लिए दाऊद ने फंडिंग दी थी ताकि इंडिया में फिल्मों के जरिए अंडरवर्ल्ड अपनी इमेज को ग्लैमराइज कर सके। बात यहाँ खत्म नहीं होती। दाऊद का बॉलीवुड में इन्फ्लुएंस यहाँ तक बढ़ गया था कि बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के इतने सालों के बाद भी बॉलीवुड बच के रहना कंपनी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, डी डे जैसी फिल्में बनाती रही ताकि इंडिया में अंडरवर्ल्ड को ग्लैमराइज किया जा सके। और ये सब दाऊद के कहने पर हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या दाऊद अभी भी जिंदा है और क्या दाऊद वाकई पाकिस्तान में है? इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी सालों से दावा करती रही है कि दाऊद पाकिस्तान में छुपा हुआ है और ज्यादातर रिपोर्ट में कराची को उसका बेस बताती है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दाऊद के पाकिस्तानी पासवर्ड और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स तक की बातें सामने आ चुकी है। लेकिन पाकिस्तान हर बार दाऊद हमारे देश में नहीं है यही कहता रहा। इसी वजह से उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन 2025 और 26 के ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद को कराची से पाकिस्तान के किसी अननोन लोकेशन पर शिफ्ट किया गया। वहीं क्राइम जर्नलिस्ट हुसैन जैदी और कई एजेंसीज का दावा है कि दाऊद अब भी कराची के क्लिफ्टन एरिया के आसपास रह रहा है। रिपोर्ट्स अलग अलग हैं लेकिन पाकिस्तान का जिक्र सभी रिपोर्ट्स में है। 2023 और 24 के बीच दाऊद की मौत की अफवाहें भी उड़ी। कभी फूड पॉइजनिंग, ठीक वैसे जैसे धुरंधर मूवी में दिखाया गया, तो कभी सीक्रेट हॉस्पिटलाइजेशन। लेकिन हर बार ये क्लेम्स गलत साबित हुए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डी कंपनी आज भी ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला नेटवर्क, एक्सटॉर्शन जैसे और भी इंटरनेशनल क्राइम ऑपरेशन में एक्टिव है। कई एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक छोटा शकील आज भी पाकिस्तान से डी कंपनी के मेजर ऑपरेशन को हैंडल कर रहा है। कहा जाता है कि दाऊद को अपने भाई अनीस इब्राहिम से ज्यादा भरोसा छोटा शकील पर रहा है। इसी वजह से आज भी उसे दाऊद का सबसे वफादार माना जाता है। अप्रैल 2026 में इंडियन एजेंसी को एक बड़ी सफलता मिली। दाऊद का करीबी साथी और ड्रग नेटवर्क का की ऑपरेटर सलीम ढोला तुर्की से डिपोर्ट होकर इंडिया लाया गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग, हवाला और मनी मूवमेंट जैसे ऑपरेशन संभालता था। उसकी गिरफ्तारी से डी कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगा। कहा जाता है कि डी कंपनी का नेटवर्क एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक फैला हुआ है। दाऊद का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ चुका था कि आज भी उसका नाम अंडरवर्ल्ड में जिंदा है।